हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके ग्रेजुएशन जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट्स हो। तो आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक प्रमुख विचारधारा, स्टोइक विचारधारा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं कि आखिर ये विचारधारा क्या थी, हमें इसे क्यों पढ़ना है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में या हमारे एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन जानने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार विचारधारा होती क्या है। मान लीजिए किसी इंसान ने जीवन के अनुभव को देखा, समझा, उसे रियलाइज़ किया। उसके बाद उसने एक लाइन में लिख दिया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब इस विचारधारा को वो जब अपने दुनिया में फैलाता है, तरह तरह के लोग इस विचारधारा को पढ़ते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने माता पिता को इस तरीके से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में खुशी आती है। तब उनको लगता है कि ये विचार जो लाइन लिखी गई है बिल्कुल सत्य है जीवन के लिए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं। उनको लास्ट में ज़िंदगी में क्या होता है, पश्चाताप का अनुभव करना पड़ता है कि अपने माता पिता के साथ मैंने कितने बुरे बर्ताव किए हैं। तो उस इंसान को भी महसूस होता है कि इस इंसान ने जो लाइन बोली थी वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। यानी जब किसी के विचार को पूरी दुनिया स्वीकार कर ले, उसे सामाजिक या सार्वभौमिक मान्यता मिल जाए, तब हम उसके इस छोटे से विचार को क्या बोलेंगे, विचारधारा बोलेंगे। आई होप कि आपको विचारधारा का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं कि ये जो स्टोइक है, क्या ये विचारधारा है या फिर किसी का नाम है। तो ये स्टोइक एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कुछ कीवर्ड, कुछ पॉइंट आता है। ये किसी विचारधारक का नाम नहीं है। तो स्टोइक एक दार्शनिक विचारधारा है। इसके अंतर्गत ये स्टोइक विचारधारा के जो संस्थापक हैं वो जीने ऑफ साइटम है, स्नेकाज है, एपिटियस है और मार्कस एलेनियस है। तो इस विचारधारा के ये चार समर्थक हैं। और अब समझते हैं कि स्टोइक विचारधारा है क्या, इसका सिद्धांत कहता क्या है। तो इसका सिद्धांत कहता है कि भावनाओं में मत बहो, शांत रहो, वही करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। और ये जो स्टोइक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, वो इनको दहलीज जिनों कहा जाता था। यानी ये अक्सर, दहलीज का मतलब होता है कि जो घर की चौखट होते हैं वहाँ पे बैठ के ये अपने विचारों को दिया करते थे। तो इसलिए इनको दहलीज जिनों के भी नाम से भी जाना जाता है। और इनका सिद्धांत यही कहता है कि भावनाओं में मत बहो, शांत रहो, वही करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। वे कहते हैं कि दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि इंसान अपनी इच्छाओं को हमेशा बढ़ाता है। आप जितनी भी इच्छाएं बढ़ाएंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आप उसे भी पाने की कोशिश करेंगे तो आपका दुख बढ़ेगा। अब चलिए समझते हैं कि इस विचारधारा के मुख्य 5 की पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही की पॉइंट इस विचारधारा को प्रूव करते हैं। तो पहला मुख्य फोकस इसमें आत्मनियंत्रण का है, दूसरा कर्तव्य का है, तीसरा सार्वभौमिक न्याय और नैतिकता। तो आत्मनियंत्रण का मतलब क्या होता है, जब हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित मतलब हमारे जीवन में बाहरी घटनाएं भी होती हैं और आंतरिक घटनाएं भी होती हैं। लेकिन जब बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी हम प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि बाहरी चीज़ तो हमारे बस में नहीं, लेकिन अंदर की चीज़ें हमारे बस में है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें कि आपको गुस्सा आ गया। गुस्सा आना, किसी की वजह से आपको गुस्सा आया, ये आपकी बाहरी घटनाएं हैं। लेकिन आप उस गुस्से को कंट्रोल करते हैं, शांत होकर उस इंसान से बात करते हैं, ये आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया है। तो यानी पहला चीज़ यही कहता है कि इंसान को अपने आप को नियंत्रित करके रखना चाहिए, यानी गुस्से में किसी भी फैसले को नहीं लेना चाहिए। दूसरा कहता है कर्तव्य। कर्तव्य क्या चीज़ है, वह काम जिसे करना उस किसी भी पर्सन के लिए ज़रूरी हो। जैसे अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन का कर्तव्य क्या है कि मुझे किसी भी हालत में पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, हमारा परम कर्तव्य है। तो कर्तव्य का मतलब यही होता है जिस फर्ज को निभाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो।
यानी जिसके बिना आपका जीवन एक तरीके से विद्यार्थी कहने लायक नहीं है, उस चीज़ को हम कर्तव्य बोल सकते हैं। जैसे कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ये आपका कर्तव्य होगा। अब विश्व नागरिकता क्या होती है? हम केवल भारत, अमेरिका, इटली, जापान के नागरिक ही नहीं बल्कि पूरे देश मानवता के नागरिक होते हैं। वो कैसे? हम केवल अपने आप को भारत देश के नागरिक ना समझें। इंसान जब इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तभी से उसको इस नागरिकता का अधिकार पूरे वर्ल्ड में मिल जाता है, क्योंकि हर किसी के लिए क्लाइमेट एक है, हर किसी के लिए वायु एक है, हर किसी के लिए जल एक है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक आपदा में मदद करते समय अगर मान लो कोई भी कहीं भी भूकंप आ गया है, मगर मान लीजिए इटली गए हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इटली हैं, इटली वाले हैं, इनकी मदद हम नहीं करेंगे। वहाँ पे तो मानवता सबसे ऊपर होती है। आप बिना कुछ सोचे समझे आप उस इंसान की मदद करते हैं। तो ये बातें साबित करती हैं कि विश्व नागरिकता केवल मेरी पहचान नहीं है बल्कि मेरी पहचान पूरे विश्व से है। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है, विश्व नागरिकता की बात करता है। अब चौथा हो गया नैतिकता क्या चीज़ होती है? राजनीतिक सत्ता पाने का साधन नहीं है बल्कि नैतिक सेवा का है। अगर कोई इंसान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनता है तो वो केवल इस अधिकार से न उस सत्ता को प्राप्त करे कि मुझे बस इस देश का मुझे इस राज्य का नागरिक बनना है, बल्कि राजनीति का उद्देश्य होता है कि हम लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करें, लोगों की सेवाएं करें। तो ये वाली फीलिंग्स नैतिकता कहलाती है। यानी जिस कार्य के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं वो कार्य आप पूरा कीजिए। नेता चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, ये एक तरीके से नैतिक विरुद्ध कार्य है, वो अपने नैतिक के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब भावनाओं पर नियंत्रण, ये सबसे मुख्य बात होती है इनकी विचारधारा की, लेकिन इसका बहुत ही गहराई से मतलब है, उस मतलब को हम समझते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप भावनाओं को खत्म कर लें, बल्कि भावनाओं को बुद्धि से चलाना। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, इमोशन अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजन। लोगोस द्वारा ये दी गई लाइन है। अब भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब क्या समझे आप? चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आपका एक्सीडेंट हो गया है, इस समय आप बहुत ही ज़्यादा डरे और घबराए हैं। अब जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है, आप गुस्से से, डर से उसको भी मारने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाओं के साथ बह गए। अब यहाँ पे आपके पास डिसीजन, अपने दिमाग को रोकना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जिसका एक्सीडेंट हुआ है कैसे भी करके उसे हमें अस्पताल पहुँचाना है, और उसके बाद हमें आके उस इंसान से मिलना है जिसकी वजह से ये हुआ है, कारणों को जानना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप अपनी भावनाओं को बुद्धि से चलाएं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि आप इस इंसान को कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुँचाएं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इस स्टोइक विचारधारा है ये हमें क्या कहती है, क्या बताना चाहती है। तो स्टोइक विचारधारा में आपको मुख्य यही 5 पॉइंट को फोकस रखना है। आत्मनियंत्रण, कर्तव्य, उसके बाद विश्व नागरिकता, नैतिकता और भावनाओं पे नियंत्रण। तो ये विचारधारा यही कहती है, और ये विचारधारा के जितने भी दार्शनिक इसके अंतर्गत आते हैं, जीनो ऑफ साइटस, स्केनाज, एपिथिएट और मार्कन एनरेस, तो ये चारों विचारधारा के इस विचारधारा के हैं। तो अब एग्ज़ाम में आपको अगर स्टोइक विचारधारा के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप एक 5 की पॉइंट को उसमें डालिए, और ये की पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि यही 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं इसमें, और इसका मतलब तो मैंने अच्छे से समझा दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि हमने जो श्रृंखला शुरू की है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है। तो एक बार फिर से मिलते हैं कल किसी और विचारधारा के साथ, और तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।